Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। जैसा कि हमने कल अपने पिछले जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि लेखन पद्धति के बारे में, कैसे उनकी पहचान रखते थे कैसे नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में शहरी जीवन। जो मेसोपोटामिया में लोगों को जो शहरी जीवन है वो कैसा है। इसमें क्या होगा बेटा, बहुत सारे पॉइंट होंगे। इसमें आप पढ़ेंगे उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में क्या होता है, एलाइट क्लास में क्या होता है, उच्च वर्ग में जो सबसे ऊपरी स्थान था वो राजा का होता है। मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन है उसमें क्या पढ़, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, लोगों का जीवन एक जैसा नहीं है। उच्च वर्ग में पढ़ेंगे आप कि उच्च वर्ग में सबसे ऊपर स्थान राजा का होता है। उसके बाद पढ़ेंगे मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन कौन है बेटा, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कारीगर हैं, जमींदार हैं। उसके बाद आते हैं लोअर क्लास निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में पढ़ेंगे हम कामगार, कृषक आदि आते हैं। उसके बाद आता है फैमिली का परिवार में क्या संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रमाण नहीं मिलते। उसके बाद आएगा बेटा निवास स्थान। और उसके बाद पढ़ेंगे हम पहनावा, उनके लोगों का पहनावा क्या है। हम आरंभ करते हैं मेसोपोटामिया में शहरी जीवन। शहरों में सभी लोगों का जीवन एक जैसा नहीं था। जो शहर हैं बेटा, शहरों में सभी लोगों का जीवन एक जैसा नहीं था और एट प्रेजेंट भी नहीं है, क्योंकि शहरों में भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों के लोग रहते थे। उनके जीवन यापन के साधनों में भारी अंतर था। उसने क्या कहा कि शहरों में भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों के लोग रहते थे और जो उनके जीवन जीने का तरीका था, उनके जीवन यापन के साधन थे, उनमें भी बहुत अधिक बदलाव था। अतः स्वाभाविक तौर पर उनका रहन सहन खान पान भी एक जैसा नहीं था। वो तो पता ही लगे सभी को, क्यों, अगर अलग अलग रहेंगे तो उनका खान पान भी अलग ही होगा बेटा। संक्षेप में मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में सबसे ऊपरी स्थान राजा का था। उच्च वर्ग में जो सबसे ऊपर का स्थान था वो राजा का था, जिसे लोग देवों का प्रतिनिधि मानते थे। क्या मानते थे, जो देव है उनका प्रतिनिधि मानते थे। हमने बताया है पहले कि जो उच्च वर्ग है बेटा, उच्च वर्ग में जो सबसे ऊंचा पद था वो किसका होता था, राजा का। जैसा कि बताया भी है, किसका होता था बेटा, राजा का। देखो लिखा भी है, उच्च वर्ग में सबसे ऊपरी स्थान राजा का था, जिसे लोग देवों का प्रतिनिधि मानते थे। दूसरा स्थान पुरोहितों का था। दूसरा स्थान किसका था बेटा, पुरोहितों का। पहला स्थान राजा का। प्रारंभ में पुरोहित ही राजा बने। आरंभ में कहते हैं जो पुरोहित थे वो ही राजा बने थे। पुरोहित के बाद लिपिक और अधिकारी उच्च वर्ग में मुख्य स्थान रखते थे। देखो पहला पद किसका था बेटा, राजा का। उसके बाद पुरोहित का। पुरोहित के बाद लिपिक और अधिकारी उच्च वर्ग में मुख्य स्थान रखते थे। समाज में धन दौलत का ज़्यादातर भाग इसी उच्च वर्ग के पास एकत्रित था। भी समाज में जो धन दौलत का ज़्यादातर भाग है इसी उच्च वर्ग के पास इकट्ठा था। ये लोग बड़े ठाठ बाट से रहते थे। उर नगर की खुदाई में इसके स्पष्ट प्रमाण सामने। इसको से विद्यार्थी अंडरलाइन कर लें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एक नंबर में कि किस नगर की खुदाई में स्पष्ट प्रमाण सामने है। किस में है बेटा, उर नगर की। छोटा सा नाम है, याद रखा जाएगा। उर नगर की खुदाई में स्पष्ट प्रमाण सामने है। यहाँ राजा और रानियों की कब्रों में सोने के आभूषण, यहाँ जो राजा है और रानियां हैं बेटा, उसकी कब्रों में क्या मिले, सोने के आभूषण, पात्र, खंजर, लाजवर जड़े हुई लकड़ी के वाद्य यंत्र ही मिले। मारी नगर में जिम रिलिम के राजमहल में, मारी नगर के जिम रिलिम एक राजमहल का नाम है, उसमें 260 कमरे थे, 260 रूम थे। इसमें सुंदर पत्थर जड़ हुए विशाल प्रांगण थे। अर्थात क्या बेटा, जो मारी नगर में जिमोरिलम का राजमहल था उसमें कितने कमरे थे, 260 तो कमरे हो गए, और इसमें सुंदर पत्थर से जड़ा हुआ एक विशाल बरामदा भी था। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। मध्य वर्ग में दुकानदार, व्यापारी, कारीगर व जमींदार आते थे।
इनका भी शहरी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। इनका जो शहर का जीवन है उसमें महत्वपूर्ण स्थान था। मेसोपोटामिया के नगरों में व्यापार व दस्तकारी ने उल्लेखनीय विकास कर लिया। जो मेसोपोटामिया के नगर है, व्यापार है, उसने क्या किया, उल्लेखनीय विकास कर लिया। यहाँ की समृद्धि मुख्यतः विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। जो यहाँ की समृद्धि थी वो किसके ऊपर निर्भर थी बेटा, विदेशी व्यापार पर। पत्थर, इमारती लकड़ी, सोना, चांदी और अन्य धातुएं विदेशों से मंगवाई जाती थी। देखो उन्होंने बताया कि विदेशों से क्या क्या मंगवाया जाता था, क्यों हम विदेशों पर निर्भर थे। तो क्या क्या था बेटा, पत्थर, इमारती लकड़ी, सोना, चांदी और अन्य धातुएं। कारीगर इनसे वस्तुएं बनाते और दुकानदार और व्यापारी इन वस्तुओं को देश विदेश में बेचते थे। धातु का सामान, कपड़े चमड़े का सामान, खेती की उपज तथा मोहरे। मोहरे समझते हो, सील, स्टैंपिंग। मोहर होती थी पहले बेटा, गोल रंग की, हैवी होती थी। मोहर सील कर देना, उसको हम लगाते थे रेड कलर में भी कई बार सील करते हम आप लोगों ने देखा, कोई भी बाहर से बंडल आता है एग्जाम देते बोर्ड के, उसको ऊपर एक अलग से सील लगी होती है। सील आदि निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। मोहरे पत्थर के छोटे टुकड़े होती थी जिन पर अलग अलग पहचान वाले चिन्ह अंकित है। देखा क्यों, सबका अपना अलग लोगो होता है, उसके ऊपर अलग से चिन्ह अंकित होता है, जिसका जो लोगो है उसके ऊपर ही होता था। आर्थिक गतिविधियों पर पुरोहित राजाओं का नियंत्रण था। सभी तरह का व्यावसायिक लेन देन अधिकारियों के पास लिखवाना पड़ता था। उसने क्या कहा भी, जो सभी अधिकारियों को लिखवाना पड़ता था, क्या, जो भी कोई लेन देन था किसी का भी, सभी व्यवसायिक लेन देन अधिकारियों के पास लिखवाना पड़ता था। अब बात करते हैं बेटा निम्न वर्ग की। लोअर क्लास में क्या आया, निम्न वर्ग में कामकार, कृषक आदि थे। ये लोग मुख्यतः नगर के बाहरी भाग में रहते थे। कहाँ रहते थे, जो नगर है उसका बाह्य भाग है उसमें रहते थे। लेकिन समाज में सबसे निचला स्थान निश्चय ही गुलामों का था। किसका था, उसने क्या कहा, समाज में जो निचला दर्जा था किसका था बेटा, गुलामों का। गुलाम समझते हैं आप लोग, जो किसी के दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। गुलाम मुख्यतः युद्धबंदी होते थे। कानून सबके लिए बराबर नहीं था। क्या था बेटा, कानून सबके लिए भी इक्वल नहीं था, सबको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। उच्च वर्ग में किसी व्यक्ति द्वारा निर्धन वर्ग के साथ अपराध किया जाता था तो उसे अधिक कठोर दंड नहीं मिलता था। उसने क्या कहा, उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा यदि निर्धन वर्ग के साथ अपराध किया जाए तो उसे अधिक कठोर दंड नहीं मिलता था। लेकिन निम्न वर्ग के द्वारा अपराध उच्च वर्ग के प्रति किया जाता तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान अर्थात आपको पता ही है भी, गरीब आदमी है जो हम भी उसको सुननी पड़ती है आज के समय भी। अगर आपकी जान पहचान है तो सब कुछ है। एट प्रेजेंट में भी ऐसा है ना, देखो हम कितने मुकदमे चले होते हैं। ऋण न चुका पाने की स्थिति में कृषक को अपनी पत्नी या बच्चों को बेचकर ऋण चुकाना पड़ता था। देखो कितनी वो बात है, पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि उस समय कैसा था बेटा। अब तो उसमें आप लोगों का बहुत बढ़िया आ गया है, जितनी फैसिलिटी है। देखो ऋण न चुका पाने की स्थिति में जो किसान वर्ग हैं उनको अपनी पत्नी या बच्चों को बेचकर उनका कर्ज या ऋण चुकाना पड़ता था। आप सभी विद्यार्थी देखें। अब बात करते हैं बेटा परिवार। मेसोपोटामिया के समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली के प्रमाण नहीं मिलते। यहाँ एकल परिवार को आदर्श माना जाता है। जो एक परिवार है उसको आदर्श माना जाता है, जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार का अर्थ है बेटा जॉइंट फैमिली, जहाँ पर ताए, चाचे, बाबा, दादी इकट्ठे मिलकर हम रहते हैं, एक संयुक्त बड़ा परिवार। प्राय माता पिता भी उनके साथ रहते थे, जबकि पिता के भाइयों के अलग परिवार होते थे। देखो लिखा है ना, अलग परिवार होते थे। विवाह माता पिता की सहमति से ही किया जाता था। विवाह से पहले वर पक्ष वधु को कुछ उपहार देता था। जब विवाह से पहले क्या करता, जो लड़के वाले थे वो वर वधु क्या का कुछ उपहार देता था। विवाह के बाद दोनों परिवार बैठकर भोजन करते थे और उपहारों का आदान प्रदान करते थे, और फिर वो मंदिर में जाकर देवता को भेंट चढ़ाते थे और वधु को उसके दाएं का हिस्सा या विवाह के समय वधु के पिता द्वारा दिया गया धन व सम्मान तब सौंपा जाता था जब उसकी सास उसे लेने के लिए आती थी। उसने बताया है कि जब उनको सारा सामान मिलता था, और उनको सारा सामान कब सौंपा जाता था, जब उसकी सास उसको लेने के लिए आती थी।
खेत, घर, पशुधन, अन्य पिता की पारिवारिक संपत्ति में लड़की का भाग नहीं होता था। इन सब के उत्तराधिकारी पुत्र होते थे। आज हमने इसकी सभ्यता के पॉइंट पढ़ लिए हैं। इसकी सभ्यता के बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं। थैंक यू। हैव ए गुड डे।